बेटा इससे या तो न्यूमेरिकल या तो क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांस होते हैं आने के, या तो इसकी वर्किंग पूछने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। आपकी बार भी जिन लोगों के स्कूल में ये एसी आ रहा होगा उसमें ट्रांसफार्मर का कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन होगा, ठीक है। आयरन के पेपर में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था, मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ट्रांसफार्मर क्या होता है, लिखो इट इज द डिवाइस, लिखो बेटा ट्रांसफार्मर के बारे में, इट इज द डिवाइस, it is the device which is used, it is the device which is used to step up or step down. It is the device which is used to step up or step down the AC voltage, step up or step down the AC voltage, स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज। बेटा ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या एसी वोल्टेज को घटाता है, इसका ये काम है, ठीक है ना। बेटा एक बात याद रखना है, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है डीसी पे, तो आपको साफ साफ बताना है ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है, ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है। बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, बेटा एक होता है वर्किंग प्रिंसिपल और एक होता है वर्किंग, दोनों, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल में फिजिक्स का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल कि वो फिजिक्स के किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के दिखाया गया था वो उसका वर्किंग है, समझ आएंगे नहीं। तो यार ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो लिखो it work on the principle of mutual induction, बेटा भूलना मत, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था, करंट एक में चेंज करते थे तो जो नेबर था, पड़ोसी था, उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता था, इसको क्या बोलते थे बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। जब करंट चेंज करते थे अपने अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस होता था, उसको क्या बोलते थे, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन जब बगल वाले में यानी जो नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर करंट आता था उसको बोलते थे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है बेटा। वर्किंग प्रिंसिपल, तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे इसकी वर्किंग पे, बेटा डायरेक्ट इसकी वर्किंग पे। तो देखो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है सेल टाइप और एक होता है कोर टाइप। तो सबसे पहले मैं आपको सेल टाइप बताऊंगा और कोर टाइप बताऊंगा, उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सेल टाइप देखो, एग्जाम में बनाना होगा, फ्री के मार्क्स हैं ये सब। ये कलर अपने आप अलग हो गया, मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि तुम्हें अलग ब्लैक पेन से बनाने की जरूरत है, सेम है, ठीक है ना। बेटा ये देखो, ये सॉफ्ट आयरन, ये जो होता है, ये जो होता है ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये वाला जो होता है ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, मतलब ये आयरन होता है, लोहा होता है, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन मतलब क्या होता है, सॉफ्ट आयरन मतलब आयरन वो भी सॉफ्ट, दो कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सॉफ्ट, मैंने ये बता चुका हूं शायद मैं पहले, सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेटिक वर्ड है, ऐसा आयरन जिसको मैग्नेटाइज करना आसान हो और मैग्नेट बन जाए। मैग्नेटाइज करने का मतलब जैसे कोई भी निडल ले लो, कील ले लो, कील को थोड़ी देर के लिए मैग्नेट पे रखो, मैग्नेट पे रखोगे, फिर उसको हटाओ और किसी और कील के पास ले जाओ, तो दूसरे कील को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। अरे करेगा कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा, नहीं समझे बात को। एक कोई भी कील ले लो, उसको एक मैग्नेट के ऊपर कुछ देर रखो, उसको वहां से हटाओ, एक दूसरे कील के पास ले जाओ, दूसरे कील को अट्रैक्ट करेगा। तो थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेटाइज हो गया कि नहीं हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ऐसे रख दो, थोड़ी देर बाद फिर उसको उस कील के पास लेके जाओ, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अब वो क्या होगा, जो उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन की थी, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ दिया ना उसने। तो जब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लोहा गेन करता है उसे बोलते हैं मैग्नेटाइज होना। जब वो उसको छोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइज होना। तो ऐसा आयरन जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए उसे सॉफ्ट बोलते हैं, समझ में आया ना। सॉफ्ट मैग्नेट का, सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है ऐसा आयरन
जो इजिली मैग्नेटाइज हो जाए और इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है जिस आयरन को मैग्नेटाइज करना आसान हो, अगर वो मैग्नेटाइज हो गया है तो फिर इसको डीमैग्नेटाइज करना भी आसान हो, उसे हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं। बेटा एक और आयरन का कंपाउंड होता है जिससे परमानेंट मैग्नेट बनता है, वो उसको हार्ड आयरन कहते हैं। उसको एक बार मैग्नेट, पहले तो उसको मैग्नेट बना नहीं पाओगे, अगर आपने उसको मैग्नेट बना दिया तो उसके बाद वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ेगा नहीं, तो उसको हार्ड आयरन बोल सकते हो। मतलब अगर वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो दोबारा डीमैग्नेटाइज इजिली होगा नहीं, तो उसको हार्ड है। जैसे मोलिब्डेनम वगैरह का जो आता है ना आजकल, वो पावरफुल मैग्नेट्स आते हैं, वो हार्ड आयरन है एक तरीके से, समझ सकते हो। समझ आया ना? एक बार अगर वो मैग्नेट बन गए तो फिर उनको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं है। तो बेटा जिनको मैग्नेट बनाना आसान हो और मैग्नेट बन जाए तो उनका मैग्नेट हटाना आसान हो, ऐसे आयरन को, ऐसे लोहे को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है ना? और जिसको उसका उल्टा प्रॉपर्टी होगा तो क्या बोलेंगे? हार्ड आयरन। बच्चों देखो, मैं अभी आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहा हूं या स्टेप अप बनाऊं, स्टेप अप बनाता हूं। पहले मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहा हूं, इधर ध्यान से सुन लो, लिखने का टाइम दे दूंगा। बेटा पहले मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहा हूं। बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब आप लोगों को पता है, जो वोल्टेज को बढ़ाए। जैसे मैंने क्लास में एक स्टोरी सुनाई थी कि जब पावर का ट्रांसमिशन होता है तो वोल्टेज बढ़ा के पावर भेजना होता है। वोल्टेज बढ़ा के पावर भेजने में लॉस क्या होता है? कम होता है। और वोल्टेज घटा के पावर भेजने में लॉस ज्यादा होता है। तो जहां पे पावर प्रोड्यूस होता है वहां पे कौन से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बेटा जहां पे बिजली बनती है वहां कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? स्टेप अप। वहां पे पावर, बिजली बनती है, बिजली बनने के बाद उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ज्यादा दूरी जाना है 1,00,000 वोल्ट कर देंगे, कम दूरी जाना है 1000 वोल्ट कर देंगे, 33,000 11,000 कर देंगे। ज्यादा दूरी जाना है 1,00,000 वोल्टेज कर देंगे, 1.5 लाख 5 लाख ऐसे वोल्टेज बढ़ा देते हैं। तो अब हमारे घर के पास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो घर पे 1 लाख वोल्ट तो यूज नहीं कर सकते ना, तो घर पे वोल्टेज को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो हमारे घर के आसपास पावर स्टेशन, जितने भी पावर स्टेशन है, उन सब जगहों पे कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? स्टेप डाउन। जैसे 1 लाख वोल्ट से सब स्टेशन पे 33,000 हुआ तो वहां भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 33,000 से आपके घर के पास एक बहुत छोटा सब स्टेशन है, वहां 11,000 हुआ तो 33 से 11 हुआ ना, फिर स्टेप डाउन। फिर आपके घर के पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 11,000 से 220 वोल्ट बना, फिर कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। तो बताओ, ये समझने का तुम्हें जरूरत है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वहां कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? सुमरा फोन रखो। जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वहां कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन, स्टेप अप। जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वहां कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप। जहां इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, कंज्यूमर, वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन। अब एक डायग्राम, जैसे मैंने बच्चों ये जो ट्रांसफार्मर बनाया है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सुनो कैसे पता, इधर ध्यान से देखो। बेटा इसमें 2 वाइंडिंग होती है, ध्यान से देखो। एक ही चीज में पास हो सकते हो, इसमें भी तुम कर रहे हो, इसी से पास होना है। लास्ट में ही बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर पढ़ के जाओ, अभी पढ़ो। ये पास होने वाला जुगाड़ है। चलो मैं ज्यादा डिफिकल्ट होता तो बोलता नहीं कि मौज करो। ट्रांसफार्मर सबको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आसान है, नंबर पूरे आते हैं इसमें, इसके न्यूमेरिकल भी आसान है, बस रेशियो टाइप की चीज होती है। देखो बच्चों, इसमें 2 तरह की कॉइल होती है। एक कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से इनपुट होता है, या इसको समझ सकते हो इनपुट इधर से होगा, प्राइमरी कॉइल। बेटा एक दूसरे तरफ में जो कॉइल है इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल मतलब, या इसको ये भी समझ सकते हो प्राइमरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल भी बोल सकते हो। इधर से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट। तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखो ड्राइंग बनाते समय सावधान रहना, क्वेश्चन में बोलेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न अगर सेकेंडरी साइड ज्यादा होगा और प्राइमरी साइड कम होगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्न अगर सेकेंडरी साइड ज्यादा है और प्राइमरी साइड कम है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और अगर नंबर ऑफ टर्न उल्टा कर दूं, इसी ट्रांसफार्मर को घुमा दूं, इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाए, उधर नंबर ऑफ टर्न कम हो जाए, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन। तो बनाते वक्त गलती मत करना,
तुम्हें बोला कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तुमने क्या किया कि इधर कॉइल ज्यादा कर दिया, ड्राइंग ही तो करना है, और इधर कॉइल तुमने कम कर दिया, नंबर कट जाएंगे बिना मतलब के। समझ में ना? स्टेप अप रहेगा तो इधर कॉइल कम, इधर कॉइल ज्यादा। स्टेप डाउन रहेगा तो इधर कॉइल ज्यादा, इधर कॉइल कम। बनाते समय ध्यान देना ये, ठीक है बेटा? बना लो, अच्छा इसको बना लो, फिर आगे कहानी कहता हूं मैं। कौन? हाँ, जिधर इनपुट दोगे उसको, जैसे बोल रहे हैं कि सर अगर आपने इस ट्रांसफार्मर को घुमा दिया तो रहेगा तो प्राइमरी कॉइल। बेटा जो जिसके अंदर इनपुट होगा वो प्राइमरी है, ऐसे याद रखो। ये मत याद रखो कि इसका लेबल कर दिया गया सेकेंडरी, सेकेंडरी लेबल नहीं किया। जिसके अंदर इनपुट होगा वो क्या होगा? प्राइमरी, और जिससे आउटपुट लिया जाएगा वो क्या होगा? सेकेंडरी। ऐसे याद रखो। आपके फोन में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है? आपके फोन में भी ट्रांसफार्मर होता है, फोन के चार्जर में। फोन के चार्जर में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है? स्टेप डाउन। 220 से 5 होता है ना, 5 एसी होता है। 220 से 5 नहीं होता, 220 से 12 एसी होता है। 12 एसी के बाद उसको 5 डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं, वो भी आगे पढ़ना है आपको कि डीसी में, एसी डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है। उसके लिए है रेक्टिफायर सर्किट। तो ट्रांसफार्मर और जितने लोग को स्कूल में एग्जाम में जैसे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना है, जो बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 12th में होता है, वो होता है चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है और रेक्टिफायर लेना पड़ता है, और उससे अपना फोन चार्ज करके दिखाना होता है। और बिल्कुल बना लेते हैं बच्चे, बहुत कंफर्टेबली बना लोगे। तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, ये अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्लियर? लिख लिया तुमने? अब सुनो बेटा, एक चीज ध्यान से सुनो बेटा। इसके अंदर मैंने क्या किया? इनपुट एसी कर दिया बेटा। यहां पे एसी वोल्टेज मैंने इन कर दिया, एसी वोल्टेज मैंने इन किया बेटा। एसी वोल्टेज अगर मैं इन करूंगा तो ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो फ्लक्चुएटिंग प्रोड्यूस करेगा। अरे फ्लक्चुएटिंग प्रोड्यूस करेगा ना। और बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना। और बेटा इस कॉइल की एरिया भी है तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अरे फ्लक्स का फॉर्मूला पता है ना, बी ए कॉस थीटा। तो बेटा अगर यहां करंट लगाऊंगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एरिया है तो यहां क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा यहां एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक होगा दूसरे के साथ, ये लिंक होगा। ये बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स यहां जो बना रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, वो लिंक होता है दूसरे के साथ। लिंक होना है दूसरे का मतलब बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, तो ऐसा समझो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ट्रेवल करेगी इसके थ्रू। अब बोलोगे सर उधर ट्रेवल क्यों करेगी, बाहर क्यों नहीं जाएगी? तो बेटा आपके जीवन में दो रास्ता, एक आसान एक मुश्किल। तो किस रास्ते में जाओगे? आसान में ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को भी ट्रेवल करना होता है तो किस मटेरियल से, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बताया था कि नहीं बताया था? तो आपने डायग्राम देखा होगा कि फेरोमैग्नेटिक के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाती है। ड्राइंग अगर याद हो तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो ये पूरा मटेरियल क्या है? फेरो। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी ही नहीं, इसके अंदर ही घूमेगी। जब इसके अंदर घूमेगी तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो बेटा इसके थ्रू भी लिंक होगा। तो बेटा अगर ज्यादा कॉमन वर्ड फ्लक्स कह रहा हूं कि यहां जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इसके साथ भी लिंक होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा। बाहर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि फ्लक्स को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिल गया है, तो बाहर वो लीक नहीं होगा, बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रहना चाहती है, उसके थ्रू जाना चाहती है। तो ये फ्लक्स बार बार इसके थ्रू भी जाएगा। सबको क्लियर है? तो बेटा यहां पे सेल्फ इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस ईएमएफ को मैं बोल रहा हूं बेटा प्राइमरी ईएमएफ। अरे सेल्फ इंडक्शन भी तो होगा कि नहीं होगा? सेल्फ इंडक्शन के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अच्छा ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइम के साथ बदल रहा है कि नहीं? क्यों बदल रहा है टाइम के साथ? क्योंकि बेटा करंट बदल रहा है। करंट क्यों बदल रहा है? क्योंकि एसी है, एसी में तो करंट बदलता ही है। तो एसी है तो करंट बदल रहा है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है। तो यहां पे फ्लक्स क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो बेटा जब फ्लक्स चेंज होता है तो आपने फैराडे लॉ पढ़ा है, यहां पे क्या आएगा? ईएमएफ आएगा ना। और बेटा दूसरे साइड भी क्या आएगा? ईएमएफ आएगा। दूसरे साइड भी ईएमएफ आएगा। इसको ईएस कह रहा हूं। क्यों आएगा दूसरे साइड? बेटा ये कॉइल है, इसके अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है
और ये फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसके अंदर भी ईएमएफ आएगा। समझ में आया ना? तो दोनों के अंदर ईएमएफ आएगा। और बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? तो ईपी बराबर, बताओ फैराडेज का लॉ क्या कहता है? E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ना, याद है ना फैराडे का लॉ? E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो बेटा ईपी इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस एनपी, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। बेटा एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। अरे ये लगा रहा हूं, समझ आना नहीं? फैराडेज लॉ है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। सिमिलरली ईएस निकालो, ईएस कितना होगा? माइनस एनएस। एनएस क्या है? एनएस क्या है? नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी बेटा बराबर डी फाइव बाई डी टी। अच्छा ये दोनों फ्लक्स मैंने सेम क्यों लिया? अरे सेम फ्लक्स दोनों को मिल रहा है ना, इसलिए यहां पे फ्लक्स मैंने सेम लिया। समझ में आया? ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बेटा ये कैसे आया? ये आया फैराडेज लॉ से। बेटा ये कैसे आया? फैराडेज लॉ से आया। बेटा ये फैराडेज लॉ से दोनों आए। अब काम हो गया। अब क्या करो? दोनों को डिवाइड कर दो। बेटा दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करो। बेटा इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करोगे तो कितना आएगा? ES अपॉन ईपी, ES अपॉन ईपी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? NS अपॉन, बेटा उल्टा कर लो, ES ऊपर रख लो, NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। ये दो तो आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेटा ये आपको दिख रहा है ना क्लियर सबको? ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। ये कैसे है अभी बताता हूं, अभी लिख लो। बेटा इसको मिला के A से, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं और इस A को कहते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इस A को क्या नाम देते हैं? याद रखो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है और एकदम हलवा न्यूमेरिकल होता है। अरे इस फॉर्मूले में क्या है? 4 चीजें हैं तो 3 दिया होगा, 1 गायब किया होगा। बस ये पहचान लो, क्या दिया क्या गायब किया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। चलो बताओ, ट्रांसफॉर्मर रेशियो अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा? सोच के। अरे NSNP से देखो ना बेटा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज्यादा है ना और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कम है ना स्टेप अप में, तो बेटा NS अपॉन NP क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बेटा अगर आपने उल्टा लिखा ना, सीधा ही लिखो, क्योंकि इसका नाम आपने EP अपॉन NS किया, ES किया क्या? तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो है बड़ा, इसमें लिख लो। इधर ध्यान दो बेटा, अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। A की वैल्यू ले, अरे ये कॉमन सेंस है लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, भरोसा नहीं आपके ऊपर, कॉमन सेंस है ना ये। NS की वैल्यू अगर कम होगी तो ES की वैल्यू भी कम होगी EP से, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बेटा ऑनलाइन है दीक्षा, खुशी, बताओ आर्यन, क्लियर? यस सर, यस सर। लिख लो स्टेप अप और स्टेप डाउन। A इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? A इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? तो मजाक कर रहे हैं हम, बनाई क्यों रहे हैं फिर ट्रांसफार्मर, जब अंदर इधर और इधर का वोल्टेज बराबर है तो उसका जो काम है वही नहीं होगा। समझा? तो ये दोनों याद रखो। स्टेप अप स्टेप डाउन। करण क्लियर? यस सर। हाँ, बहुत मारूंगा कल जितने भी ये गामा गैंग वाले हैं, कल मेरे को प्रूफ करके दिखाएंगे। सबका टेस्ट है कल, ट्रांसफार्मर का टेस्ट है कल, पूरा वर्किंग प्रिंसिपल
वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग डायग्राम, फिर उसके बाद कैसे प्रूफ हुआ, ट्रांसफार्मर रेशियो, पूरा A to Z करके दिखाना है। नहीं, ये करके दिखाओ, इससे पास होना है। ठीक है बेटा, डन। बोलो अब मैं ये बताता हूं ES अपॉन EP, IP अपॉन IS कैसे आया। सुनो ध्यान से, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया? जल्दी करो। इधर ध्यान दो बेटा, एक बात दिमाग में सोचो कि अगर ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है तो इसके पास वोल्टेज आता कहां से है? तुम्हारे दिमाग में ये डाउट नहीं है कि अगर उसने 220 वोल्ट को 1 लाख वोल्ट कर दिया तो वोल्टेज आया कहां से? अरे ऐसे थोड़ी, दुनिया में कुछ भी फ्री थोड़ी है। अरे वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है क्या ट्रांसफार्मर? कुछ नहीं करता बेटा, याद रखना। इन ट्रांसफार्मर, इन आइडियल ट्रांसफार्मर, लिख लो, इन आइडियल ट्रांसफार्मर, इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर रिमेन कांस्टेंट, पावर रिमेन कांस्टेंट। बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट। इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न से नहीं आता है। सुनो बताता हूं, एक गधा। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू आई, ERMS इंटू आई कह लो, E इंटू आई। सुनो अब इसमें एक बात कैच है, पावर का फॉर्मूला होता है E इंटू आई। बेटा जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पूरा डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ना है। पावर 3 तरह का होता है, पावर 3 तरह का होता है। एक होता है, बताया था आपको, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और टोटल पावर। तो बेटा एक्टिव पावर होता है E इंटू आई इंटू कॉस फाई, रिएक्टिव पावर होता है E इंटू आई इंटू साइन फाई, और ये जो है ये टोटल पावर होता है। तो अभी आपको कुछ नहीं जानना है, बस आप E इंटू आई याद रखो। जैसे तुम्हारे दिमाग में आ सकता है ना कि सर ट्रांसफार्मर तो AC में चल रहा है, तो यहाँ पे आपने कॉस फाई क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए जवाब दे दूं कि कोई किसी के दिमाग में अगर ये बात आ रही हो तो कि यहाँ कॉस फाई क्यों नहीं आया, तो उसका मैं जवाब दे रहा था। बाकी और कोई मेरे को नहीं, कोई डाउट अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। जो डाउट आपका होगा नहीं वो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं मेरे से पीछे। अरे छोड़ो वो डायरेक्ट, अब याद रखो एक्टिव ट्रू टोटल पावर है। P इंटू आई, देखो प्राइमरी साइड पावर ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ आउटपुट। पावर ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ आउटपुट। तो पावर ऑफ इनपुट कितना होगा? EP इंटू IP, और पावर ऑफ आउटपुट कितना होगा? ES इंटू IS। पावर ऑफ आउटपुट क्या होगा? ES इंटू IS। बेटा यहां से ES अपॉन EP निकालना, EP को उधर भेज दो, तो आंसर कितना आएगा? IP बाई IS। तुम्हें समझ में आया वो लास्ट वाला टर्म कहां से आया था? वो समझ में आया लास्ट वाला टर्म कहां से आया था? NS अपॉन NP को IP अपॉन IS कैसे किया था? पावर इक्वेट करके किया था, दोनों तरफ पावर इक्वल होता है। देखो बेटा ये ES अपॉन EP, IP अपॉन IS कैसे हो गया? देखो करंट उल्टा होता है, ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, लेकिन करंट उल्टा होता है, ये गलती ना हो जाए, याद रखना। ट्रांसफार्मर रेशियो में करंट उल्टा होता है, समझ में आएंगे नहीं? ऊपर देखो E में भी S होता है, N में भी S होता है, लेकिन करंट में ऊपर P होता है, करंट में ऊपर P होता है। समझ में आया ना? क्यों? उसका रीजन बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या IP ES अपॉन EP जो है वो IP अपॉन IS कैसे हो गया? तो पावर सेम होता है ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। तो बेटा इक्वेट कर दो, ES अपॉन EP किसके इक्वल आएगा? IP अपॉन IS के। समझ में आया? कहां जा रही हो? बैठो बैठो, पढ़ना जरूरी है कि अबे बैठो गधा कहीं का, 1 घंटे के अंदर तुम्हें सब लग जाता है।
बेटा ये क्लियर हुआ? बताओ दीक्षा, बताओ बेटा। यस सर, हो गया। ऋषभ क्लियर हुआ ये? ES अपॉन EP। बेटा देखो पावर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर सेम रखता है। जब करंट को अगर वो 2 टाइम्स बढ़ा रहा है, EMF को अगर 2 टाइम्स बढ़ा रहा है, तो करंट को 2 टाइम्स क्या करता है, घटाता है। तो अगर वोल्टेज को 1 लाख गुना बढ़ा रहा है, तो करंट को 1 लाख गुना कम करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं होता है, वो बस करंट और वोल्टेज में हेर फेर करता है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम करेगा, और अगर वोल्टेज घटाएगा तो करंट बढ़ाएगा। उसका पावर क्या होता है, कांस्टेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर में एक और चीज कांस्टेंट होती है, क्या, फ्रीक्वेंसी। बेटा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। ये भी याद रखना, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी भी, दो चीज ट्रांसफार्मर में सेम होता है, फ्रीक्वेंसी और पावर। लेकिन किस ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में। आइडियल नहीं होगा तो उसके अंदर कुछ पावर का लॉस हो जाएगा। बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों पावर सेम होता है, और फ्रीक्वेंसी आइडियल नहीं भी रहेगा तब भी सेम रहेगा। अरे भैया मान जाओ भैया, बोल तो रहा था ना मुंह से कि आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है ना। याद रखना एक ट्रांसफार्मर का पावर सेम होता है, तो जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ाएगा उतने टाइम्स करंट को घटाएगा। तो इसीलिए तो बता रहा था, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट कम होगा, जब करंट कम होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम होगा। अरे बताया था ना, ट्रांसमिशन लाइन में जब करंट जाएगा तो लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो आपको ज्यादा पावर मिलेगा घर पे। क्लियर? अब देखो बेटा इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, तो लिखो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। किसमें? अरे अभी ट्रांसफार्मर का लॉस बता रहा हूं बेटा, डीसी में तो आप सोच भी नहीं सकते ट्रांसमिशन सिस्टम का, वो मैं कल एक कहानी सुना चुका हूं उसके लिए। बेटा मैंने बता दिया कि डीसी में ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीसी में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। बेटा ट्रांसफार्मर वर्क करने के लिए फाई चेंज होना चाहिए ना। फाई केवल कब चेंज हो सकता है, एसी में, क्योंकि एसी का आई चेंज होता है, तो आई से बी चेंज होगा, बी से फिर फाई चेंज होगा। लेकिन अगर डीसी लगाओगे तो आई चेंज नहीं होगा, आई चेंज नहीं होगा तो फाई चेंज नहीं होगा, और अगर फाई नहीं चेंज होगा तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, पावर खत्म, ट्रांसफार्मर का वर्किंग खत्म। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है, एकदम क्लियर रखना। क्लियर? लिखो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस होता है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हेडिंग डालो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। पहला लिखो कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, ठीक है ना, कॉपर लॉस लिखो। कॉपर का मतलब ये आई स्क्वायर आर लॉस भी इसको कहते हैं, कि बेटा जैसे कॉइल के अंदर करंट जाएगा, कॉइल का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा ना, तो रेजिस्टेंस होगा तो कॉइल हीट होगा। तो बेटा जब कॉइल हीट होता है तो उसके कारण लॉस होता है। ट्रांसफार्मर इतना गर्म होता है कि ट्रांसफार्मर को आपको लिक्विड के अंदर रखना पड़ता है, कूलेंट के अंदर। ट्रांसफार्मर को कूलेंट के अंदर रखा जाता है। कभी कभी देखो ट्रांसफार्मर के बाद ऑयल लीक होता है, देखा है ना, ऑयल लीक होता है मतलब कूलेंट लीक हो रहा है। अगर कूलेंट लीक हुआ ट्रांसफार्मर फूक जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ठंडा नहीं हो पाएगा कॉइल उसका। तो उसमें जो लॉस हो रहा है उसको कौन सा लॉस बोल रहे हैं, आई स्क्वायर और लॉस, मतलब हीट होकर लॉस हो रहा है। उसका वायर जो करंट पास हो रहा है बेटा, उसके अंदर कितना पावर पास हो रहा है, समझ लो एरिया के कितने पावर को, कितने डिवाइसेस को रन कर रहा है वो। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा, उसको कूल करने के लिए बाहर देखा है फिन्स बनाए होते हैं। अरे ऐसे प्लेट रखी होती है, देखा होता है साइड साइड में प्लेट लगी होती है उसके, है ना, ऐसे प्लेट लगी होता है ट्रांसफार्मर के। तो जब वो ऑयल हीट होता है ना, बाहर आता है तो प्लेट के बीच में एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो उसको ठंडा होने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा, ठंडा होकर फिर नीचे जाएगा वो, फिर गर्म होकर अंदर से आएगा, फिर ठंडा होकर नीचे जाएगा। ये बार बार चलता रहता है ये साइकिल ट्रांसफार्मर के अंदर। इसलिए फिन्स होता है, फिन्स मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेट लगे होते हैं बाहर। कभी देखोगे जैसे मेन बॉडी है ट्रांसफार्मर का, उसके बाहर इस तरह से प्लेट होते हैं,
और ऐसे ऊपर से आके कनेक्टेड होता है ये पाइप से, ऐसे पाइप से कनेक्टेड होता है, कभी ध्यान से देखोगे तो क्या करते हैं वो ट्रांसफार्मर का कूलिंग के लिए काम करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं हीट को। अगर कूलिंग नहीं होगा तो ये जो कॉइल है ना, जैसे वाइंडिंग होती है ना फैन की वाइंडिंग जल जाती है ना, तो बेटा वैसे कॉइल भी, उसके कॉइल की वाइंडिंग फूक जाएगी, पूरा ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कॉइल होता है, ये कूलेंट इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो आई स्क्वायर आर लॉस मतलब लिखो लॉस ड्यू टू, आई स्क्वायर आर लॉस क्लियर है क्या? कि बेटा करंट के कारण जो लॉस होता है वायर के अंदर, ठीक है ना, उसको कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस क्यों? क्योंकि वायर जो है उसकी कॉपर की यूज की जाती है। अरे ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? कॉपर लॉस। क्या लॉस रखा है? कॉपर लॉस। मतलब कॉइल के अंदर करंट जाएगा, करंट हीट होगा, उसके कारण जो लॉस होगा वो कॉपर लॉस होगा, ठीक है ना। अगला लिखो आयरन लॉस। हेलो, हाँ 10 मिनट में आ जाइए, 10 से 15 मिनट। हाँ ठीक है। दूसरा लॉस लिखो बेटा आयरन लॉस। आयरन लॉस, आयरन लॉस, आयरन लॉस लिखो। इट इज द लॉस ड्यू टू, इट इज द लॉस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन, it is the loss due to the magnetization, it is the loss due to the magnetization and demagnetization, it is the loss due to the magnetization and demagnetization of the iron core, of the iron core, of the iron core। बेटा इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसको हिस्टेरेसिस लॉस भी कहते हैं। हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस, HYSTERISIS, हिस्टेरेसिस लॉस। इसको हिस्टेरेसिस लॉस भी कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। बेटा आप लोग के पहले सिलेबस में हुआ करता था एक लूप, हिस्टेरेसिस लूप, वो हट गया सिलेबस से। तो हिस्टेरेसिस लूप मैं बस नाम बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जब आप मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर, जैसे देखो आयरन, जैसे आपको पता है एसी अभी आगे करंट फ्लो कराएगा, कुछ देर बाद पीछे कराएगा, अरे पीछे कराएगा ना। तो जो आयरन है एक बार उसका मैग्नेट इधर बनता है, इधर नॉर्थ बना, इधर साउथ, इधर नॉर्थ बना, इधर साउथ, अरे आयरन के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट बन जाएगा ना। अगले ही मोमेंट इसको चेंज होके नॉर्थ जहां था वहां साउथ, साउथ जहां था वहां नॉर्थ। तो बेटा पहले उसको इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना पड़ता है, अगले ही मोमेंट में उसको इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना पड़ता है। तो इस मैग्नेटाइजेशन के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का लॉस हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयरन लॉस। क्योंकि ये किसके अंदर हुआ? जो सॉफ्ट आयरन कोर आपने यूज किया था उसके अंदर हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? आयरन लॉस, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है ना। लिखो बेटा हमिंग लॉस, हमिंग लॉस, हमिंग लॉस। हमिंग लॉस पता है? हमिंग लॉस, हम साउंड आता ना, हम। कभी ट्रांसफार्मर के पास जाके देखना, पास जाके सुनना, मतलब टच मत करना, दूर से मतलब पास, उसके थोड़ा सेफ डिस्टेंस पर रह के सुनना। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको साउंड आएगा हम करके, इसको हमिंग लॉस कहते हैं। ये साउंड क्यों आता है? तो बच्चों एक चीज होता है हमिंग लॉस कहते हैं। ये क्यों आता है? एक चीज होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटो, अब मैं बड़ा बड़ा नाम नहीं ले रहा, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन। मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन, सुनो मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है मैं बताता हूं बच्चों। ऐसा देखा गया कि जब किसी मैग्नेट को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होती है, और जब उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसके लेंथ में डिक्रीमेंट होती है। तो एसी के अंदर बार बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट एक बार इधर मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर इधर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो बार बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो यहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाइब्रेशन ही वो हम साउंड आ रहा है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम साउंड आ रहा है वो वाइब्रेशन का आ रहा है। क्योंकि जब मैग्नेटाइज इधर हो रहा है तो इधर लेंथ बढ़ेगी, फिर उल्टा मैग्नेटाइज हो रहा है फिर इधर लेंथ बनेगी। तो एक सेकेंड में कितनी बार? 20 बार, मतलब 50 बार, सॉरी 20 बार नहीं 50 बार। अरे 50 बार एसी अपना डायरेक्शन चेंज करता है ना, एक से 50 हर्ट्ज होता है ना, 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है, सॉरी 100 बार चेंज करता है।
तो बेटा एक बार इधर इधर बना तो बार बार हमिंग साउंड आता है, क्योंकि लेंथ चेंज होता है ना, तो हमिंग साउंड आता है, इसको बोलते हैं हमिंग लॉस। ठीक है ना। एक चौथा लॉस होता है बेटा, इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज। एक और लॉस होता है फ्लक्स लीकेज। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बोला जाएगा ट्रांसफार्मर का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इंटरनेट से इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट कॉपी करेंगे। ठीक है, इंटरनेट से कहेंगे कि बताओ मुझे, या चैट जीपीटी से बोलेंगे फिजिक्स का इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बताओ, तो ज्यादातर केस में आंसर आ जाएगा ट्रांसफार्मर का। ज्यादातर केस में आंसर किसका आ जाएगा? ट्रांसफार्मर। अब तुम इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना के चले गए ट्रांसफार्मर पे, तुमने एग्जामिनर के सामने अपना इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल रखा, बोलेगा प्रोजेक्ट किस पे है, तो बोलोगे ट्रांसफार्मर पे। बोलेगा बेटा ट्रांसफार्मर के कोई भी 2 लॉस बता दो। समझ में आया ना? तो अगर किसी का प्रोजेक्ट ट्रांसफार्मर पे है, या तुम जिस ग्रुप के साथ जा रहे हो उस ग्रुप में से किसी ने ट्रांसफार्मर का प्रोजेक्ट ले रखा है, क्वेश्चन तुम्हारे पे भी आएगा, क्योंकि उससे पूछेगा, उसको आएगा नहीं, फिर तुम्हारे पे आएगा। तो ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ लो। ट्रांसफार्मर कम से कम टीचर लास्ट में ये पूछता, कुछ नहीं बता पाओगे, टीचर बोलता है तुम्हें क्या आता है, तो मुंह खोल के बोलना ट्रांसफार्मर आता है। ठीक है, तो उसके बाद वो तुमसे पूछे, तुम बताना उसको। तो ट्रांसफार्मर तो पूरा पढ़ लो, कम से कम एक टॉपिक तो पढ़ लो, इज्जत तो बचा लो। ठीक है ना। फ्लक्स लीकेज क्या होता है मैं समझा रहा हूं। फ्लक्स लीकेज क्या होता है बेटा, मेरी भी इज्जत दाव पे लगी ना तुम्हारे साथ। एग्जाम तुम ही थोड़ी दोगे, तुम लोग का नंबर कम आएगा, फेल हो गए तो मेरे ऊपर भी तो आएगा कि पता नहीं कैसा पढ़ाया मास्टर ने, एकदम बेकार पढ़ाया, नंबर नहीं आया। तो इसीलिए मतलब एग्जाम आप नहीं देते, एग्जाम हम भी देते। आप लोग अकेले देते हो, हमारे 100 बहुत बच्चे एग्जाम देते, लिख के आते ना, नाक कटा देते हो हमारी। इधर ध्यान दो बेटा, देखो ऊपर इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा था कि नहीं? इधर देखो, ये फ्लक्स लिंक हो रहा था कि नहीं हो रहा था? फ्लक्स लिंक हो रहा था बेटा। पूरा का पूरा फ्लक्स इसके अंदर जाना चाहिए आइडियली, लेकिन कुछ फ्लक्स एयर में लीक हो जाता है। मतलब जैसे इधर मान लो ऐसा समझने के लिए बता रहे हैं कि मान लो 100 वेबर फ्लक्स निकला, तो हो सकता है इसके पास 95 वेबर ही पहुंचे, 5 वेबर लीक हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स लीकेज। तो यहां जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कम होगा ना, क्योंकि फ्लक्स ही तो लिंक कर रहा था दोनों को। बेटा इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन था? कुछ नहीं। इनको लिंक करने वाला कौन था? फ्लक्स। बेटा जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा, तो फ्लक्स लीकेज भी क्या है? एक लॉस है। बेटा ये जो ट्रांसफार्मर बनाया है, इसके नीचे लिख लेना, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप, सॉरी, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। बेटा ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये सेल टाइप। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सेल टाइप। अब इसको दूर करने के लिए क्या बताएंगे? इसको दूर करने के लिए कहां गया वो? बेटा फ्लक्स लीकेज को दूर करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करें? फ्लक्स लीकेज को यूज करने के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करें। बेटा इसका रेमेडी क्या है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बेटा इसका रेमेडी क्या है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसका रेमेडी क्या है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। रेमेडी का मतलब क्या है? देखो कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? कभी रेडियो तोड़े हो घर का, या कुछ इंस्ट्रूमेंट घर का तोड़े हो गए, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर मिलता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जल्दी देखो कैसा होता है बच्चों। इसमें देखो इधर ध्यान से, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ये आपका, ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये आपका सॉफ्ट आयरन है, ये आपका सॉफ्ट आयरन है। दोनों वाइंडिंग एक ही आर्म पे हो जाती है। जैसे इधर प्राइमरी का वाइंडिंग कर दिया, इधर प्राइमरी का वाइंडिंग कर दिया, और उसी के ऊपर इधर सेकेंडरी का वाइंडिंग कर दिया, तो बेटा फ्लक्स लीक नहीं होगा ना। जितना फ्लक्स यहां प्रोड्यूस होगा तुरंत इसको मिल जाएगा, तो फ्लक्स लीक ही नहीं होगा। अरे जितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया प्राइमरी ने, सेकेंडरी को तुरंत मिल जाएगा ना, तो फ्लक्स लीक नहीं होगा यहां पर। ये कोर टाइप है। फिर बोलोगे सेल टाइप आया ही क्यों? बेटा ये केवल लो वोल्टेज पे काम कर सकता है। हाई वोल्टेज पे यहां इतना हीट प्रोड्यूस होगा ना कि सब गल जाएगा। तो ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये लो वोल्टेज के लिए। बेटा ये लो वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जो उधर बताया वो किसके लिए था? हाई वोल्ट के लिए।
बेटा एक के ऊपर एक कॉइल लगाओगे फूंक जाएगा हाई वोल्ट में, तो इसीलिए लो वोल्ट में करते हैं, वो हाई वोल्ट में करते हैं। ठीक है, एक और बात बस, आगे चले चले चले। एक लास्ट लॉस, पांचवा, एक लास्ट, सुनिए बस एक मिनट बस, छोड़ ही रहा हूं, बस एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, वो सामने वाले में है, वो ले लीजिए, जो रिसेप्शन वाला है उसमें ले लीजिए। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। हाँ ऊपर ही रख रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। बेटा एक लास्ट लॉस लिखो, एडी करंट लॉस। पांचवा लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। बेटा एडी करंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले हुआ करता था। एडी करंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो याद रखो कि बेटा इट इज द लॉस ड्यू टू एडी करंट। ठीक है ना, एडी करंट खुद पता होता था पहले। बेटा इसका रेमेडी क्या है, इसका रेमेडी लोग पूछते हैं, रेमेडी मतलब इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो बेटा अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो थोड़ा सा बता दूंगा। इसको रेमेडी होता है इसका लैमिनेटेड कोर, अभी लिख लो, बाद में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लैमिनेटेड कोर, एडी करंट में समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लैमिनेटेड कोर, इसका रेमेडी क्या होता है, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर होता है। कल भी मेरी क्लास होगी। अरे दोनों टीचर छुट्टी पे हैं, ऑन अ वेकेशन। फिजिक्स वाले टीचर बस ऐसे हैं आपके पास, मैथ्स वाले सर और कमल सर, केवल मैं ही पढ़ाऊंगा। बायो वाले सर आएंगे शायद। ठीक है बच्चों, जाओ। सर एक डाउट है सर। ओके बेटा। सर हाँ बेटा, बुला रहे हो दीक्षा? यस सर, सर एक डाउट है। एक मिनट बेटा, एक मिनट।